नमस्कार। आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। यानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन क्या होता है उसके बारे में आप अपन जानकारी लेंगे। पहले के टॉपिक में अपने बात की थी दस्त और डायरिया और पेचिस क्या होता है, ये किस प्रकार से या किस रूप से होता है, और इसमें पशु को क्या हानि होती है या पशु के बॉडी पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ों पर अपन ने बात की थी। उसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो गोबर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो रहा था, पानी के रूप में हो रहा था। और पेचिस में है तो उसके साथ में क्या है कि जो रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइनल की, वो फट जाने के कारण से उसमें हल्का सा ब्लड आता है, तो वो पेचिस के रूप में कहलाता है। और दस्त में जो गोबर है वो बिल्कुल पानी जैसा बदबूदार और बिल्कुल हरा कलर का आता है। तो वो था दस्त और डायरिया एंड डिसेंट्री के बारे में। लेकिन जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा आगे हटके है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज है। इसमें गोबर जो रूप से मुख्य रूप से आ रहा है वैसा ना आके बिल्कुल ठोस और कठोर होकर कभी कभी गोबर पशु कर ही भी नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन कॉन्स्टिपेशन करें। तो अपन आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है उसके बारे में अपन सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो यह वह कंडीशन है जिसमें गोबर निरंतर रूप से अथवा बार बार नहीं होता है तथा जो मल की मात्रा है वो साधारण मात्रा से कम होती है। और कम के साथ साथ में कभी कभी तरल मात्रा है जो पदार्थ की वो बिल्कुल ही नहीं होती और गोबर बिल्कुल सूखा होता है। और रेक्टम से बिल्कुल बहुत ज़्यादा जोर लगाने पे या बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद में पशु को रेक्टम से गोबर को बाहर निकाल पाता है। तो इस कंडीशन को अपन कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बोलते हैं। वो है क्या कि जो पशु निरंतर रूप से जो गोबर करता है, जो बिल्कुल अच्छे रूप से जो फॉर्मल सा होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि पशु वैसा गोबर ना करके बहुत ज़्यादा ठोस मात्रा में या जो गोबर बार बार पशु करता है वैसा नहीं कर पाता, लंबे समय लगने के बाद में गोबर करता है। और जो तरल पदार्थ की जो मात्रा है इसके में बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल कम के नहीं ना के बराबर होती है। और जो कभी कभी ठोस पदार्थ इतना ज़्यादा बन जाता है गोबर के अंदर कि पशु गोबर को बाहर भी नहीं निकाल पाता। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि पशु को कॉन्स्टिपेशन किस प्रकार से होता है या क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली। तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज क्या है या किन कारणों से होती है, उन कारणों पर अपन अब नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अपन कॉन्स्टिपेशन के पहले कारण पर अपन ध्यान देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला कारण यह है, तो पहला कारण इस प्रकार से है कि आमाशय की जो बीमारियां होती है, जो रूमन की बीमारियां हैं, स्टोमक की बीमारियां हैं, उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होते हैं। यानी उसको अपन बोलते हैं अटॉर्नी ऑफ रूमन। तो अटॉर्नी ऑफ रूमन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन पशु में हो जाता है। दूसरा है आहार की कमी। अपन पशु को जो आहार दे रहे हैं वो समय पर नहीं दे पा रहे हैं या पशु को आहार मिल भी नहीं रहा है, काफ़ी लंबे टाइम टाइम तक पशु भूखा खड़ा है, उसको कुछ कोई चीज़ खाने को नहीं मिली है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसी के साथ में अगर पशु को लंबे समय तक अपन पानी नहीं दे रहे यानी कि लंबे समय तक पशु को डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगला तीसरा कारण यह है कि पशु को लंबे समय तक अपन देखें तो लंबे समय तक अगर पशु को पानी नहीं मिल रहा हो तो उसकी वजह से भी पशु को कॉन्स्टिपेशन होता है। होता है क्या है कि अगर पशु को पानी नहीं मिलेगा तो पशु का जो रुमन है, आमाशय है, उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी और जो उत्सर्जन पदार्थ है वो बिल्कुल सूख जाएगा। और सूखने के बाद में पशु उसको रेक्टम द्वारा बाहर निकालने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से पशु का गोबर है तो बिल्कुल टाइट और कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो तीसरा कारण यह है कि पशु को लंबे समय तक निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का होना। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण है कि आंतों में है जो इंटेस्टाइनल है उसमें अबनॉर्मलिटी यानी कि अस्थायी रूप से जो रुकावटें पैदा होती है उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो चौथा कारण अपना यह है कि आंतों के अंदर जो रुकावटें जिसकी वजह से रुकावट हुई है उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगला कारण इस प्रकार से है कि अगर कोई पदार्थ है उसकी अगर कोई जहरीली चीज़ को खा जाता है, यानी कोई जैसे माना कि जिंक है, अगर जिंक की विषाक्तता अगर पशु के बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो पांचवा कारण इस प्रकार से है कि जिंक की विषाक्तता की वजह से भी पशु के कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो अगला कारण अपन इस प्रकार से बात करते हैं छठे कारण पे कि
भूख अगर पशु को नहीं लगती है, यानी कि भूख का लगना बिल्कुल बंद हो जाना या कम लगने की वजह से भी पशु के अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कि पशु को अगर टाइम पे भूख नहीं लगेगी तो पशु कोई चीज़ खाएगा नहीं, अगर कुछ चीज़ नहीं खाएगा तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसी कब्ज जैसी कंडीशन तो जाहिर सी बात है कि पैदा होगी। अगर पशु को भूख टाइम पर नहीं लगेगी तो ये समस्या भी पैदा होगी। और साथ में क्या है कि प्रेगनेंसी का जो लास्ट ट्राइमेस्टर पीरियड होता है उसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन पशु को रहता है। यानी कि क्या होता है कि पशु का जो गर्भकाल होता है, तो गर्भकाल का जो अंतिम 3 महीने होते हैं, जो लास्ट के महीने होते हैं 3 महीने या 2 महीने, उसके अंदर पशु को कॉन्स्टिपेशन की समस्या जरूर बनती है। होता है क्या है कि जब पशु का पेट बढ़ जाता है या बच्चा जो है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है या नीचे की तरफ खिसक जाता है तो पशु को गोबर करना जितना लगता नहीं, और उसका जो आहार पोषण है वो पशु को जो बच्चा है उसकी ओर चला जाता है। तो वो भी एक कारण माना जा सकता है कि पशु के जो गर्भकाल के लास्ट महीने होते हैं उसके अंदर पशु को कब्ज जैसी समस्या जरूर बनती है। और एक अगला जो कारण है वो इस प्रकार से है, ये एक थोड़ा मोस्ट कारण है कि होता क्या, जो ग्रेडी और स्पाज्मोडिक जो कोलन होता है तो उसमें जो पानी का अवशोषण है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो पानी का अवशोषण बहुत ज़्यादा कोलन में जल्दी हो जाएगा तो उसकी वजह से पशु को जो कॉन्स्टिपेशन है वो हो जाएगा, क्योंकि पानी का अवशोषण उस तरफ हो रहा है तो गोबर की तरफ पानी नहीं पहुंचेगा तो वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, और जो लिक्विड में अगर कोई अवशोषण पदार्थ है वो लिक्विड में नहीं बदलेगा तो वो गोबर थोड़ा मुश्किल से ही करेगा, तो उस चीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन पनप जाती है। और अगला है कि बॉडी की जो वीकनेस है यानी कि शारीरिक कमजोरी की वजह से भी पशु को कॉन्स्टिपेशन होता क्या कि अगर पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो पूर्ण रूप से अपना आहार भी नहीं ले पाएगा, खाना भी नहीं खा पाएगा, और पानी है वो भी कम पिएगा, और इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं तो उसका जो पाचन की समस्या है वो भी बनी रहेगी। तो उसकी वजह से भी जो शारीरिक कमजोर जो पशु को है तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होती है। और उसी के साथ साथ में चलते जो विटामिन B1 जो B1 है उसमें भी कि अगर जो डेफिशिएंसी हुई है यानी कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी यानी कमी को की वजह से भी पशु को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है। तो अपन को ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से पशु में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या पैदा हो रही थी। शारीरिक कमजोरिता हो, विटामिन B1 की कमी हो, गर्भकाल का लास्ट समय हो, क्लाउडली और स्पाज्मोडिक कोलन भी हो, या फिर आहार की कमी हो, आंतों की अस्थायी रूप से रुकावट हो, या फिर लंबे समय तक डिहाइड्रेशन जैसी समस्या, इन सभी कारणों की वजह से भी पशु को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। तो अभी इन्हीं सभी कारणों की वजह से किस प्रकार से पशु अपने बॉडी में लक्षण दिखाता है, लक्षण प्रकट करता है, उन सब चीज़ों पे अपन ध्यान देंगे कि मतलब इन सभी कारणों की वजह से पशु अपनी बॉडी पे जो बदलाव लाता है तो वो है लक्षण। तो वो लक्षण किस प्रकार से हैं उन्हीं लक्षणों पर अपन ध्यान देंगे। तो वो लक्षण इस प्रकार से हैं जैसे, तो लक्षण इस प्रकार से हैं कि जो पशु मल करता है वो उसकी मात्रा बिल्कुल कम तथा बहुत ज़्यादा कठोर होती है, यानी कि मल सूखा हुआ तथा कठोर एवं कम मात्रा में करता है। यानी कि वह क्या है कि अपन को सबसे पहले कारण पड़े कि अगर जो पशु डेली लाइफ में डेली रूटीन में पशु जो गोबर करता है वो नॉर्मली अच्छे रूप में करता है, अच्छा गोबर करता है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या में पशु क्या है करता है, एक तो बिल्कुल कम मात्रा में करेगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी कैसा, बिल्कुल कठोर, जिसमें लिक्विड की मात्रा यानी कि तरल पदार्थ की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो सबसे पहला लक्षण अपन यही देखते हैं कि पशु जो गोबर करता है उसकी मात्रा बिल्कुल कम, तरल पदार्थ बिल्कुल कम होता है और बिल्कुल कठोर होता है जो गोबर होता है वो ऐसा गोबर करता है। तो सबसे पहला लक्षण अपने को ये दिखाई दिया कि कम मात्रा में गोबर कर रहा है और वो भी कर रहा है जो भी बिल्कुल कठोर कर रहा है। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा क्या है कि इसी की वजह से पशु क्या है, डल और सुस्त और बेचैन सा बैठा रहता है, कि अगर पशु पर गोबर पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है तो पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और सुस्त सा होकर, बेचैन सा होकर भी उस पशु बैठ जाएगा। तो ये अपन उसके अंदर देख सकते हैं कि अगला लक्षण कि क्या है कि पशु बेचैन और सुस्त सा होकर बैठ जाएगा। तीसरा लक्षण इस प्रकार से है कि पशु धीरे धीरे जो चारा पानी कर रहा है वो भी बिल्कुल कम कर देगा, जो मतलब पशु धीरे धीरे भूख लगना कम हो जाएगी, जिससे चारा खाना भी कम कर देगा। यानी कि क्या होता है, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो गोबर या जो अवशोषण पदार्थ हैं वो रूमन के अंदर ही पड़ा रहता है, या
पशु उसको बाहर नहीं निकाल पाता है तो उसको पशु को भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगेगी तो खाना पानी बिल्कुल बंद कर देगा, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और पशु और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और पशु निडाल होकर बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। और अगला एक अपने एक ये लक्षण भी देखते हैं कि जब पशु गोबर करता है तो बहुत ज़्यादा जोर यानी जोर लगाता है, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है गोबर करने में, फिर भी बहुत कम मात्रा में गोबर करता है। और दूसरी बात, अगला लक्षण ये कि पशु जब गोबर करता है तब मुंह से आवाज़ निकालता है या मुंह को ऊपर करके पशु गोबर करने की कोशिश करता है। यानी कि क्या होता है, जब पशु को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या पैदा होती है तो गोबर निरंतर रूप से बाहर नहीं निकलता है तो पशु को दर्द होता है और दर्द की वजह से पशु गोबर को बाहर नहीं निकाल पाता। यानी कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो गोबर है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। टाइट होने के बाद में जो रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उसमें भी कभी कभी कट लग जाता है, पड़ जाता है, उसमें जोर पड़ता है, तो जिसकी वजह से पशु कॉन्स्टिपेशन की वजह से पशु गोबर को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ये भी एक कारण है कि पशु जब गोबर करता है तो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है और पीछे से नीचे बैठ के गोबर करने की कोशिश करता है। इसके साथ में अगला है कि पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है तथा पशु का अंत की समय में देखते हैं तो पैरों में लकवे जैसी समस्या भी आ जाती है। लक्षण हल्के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। होता क्या है कि पशु इन सब चीज़ों की वजह से, जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पशु खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो इनकी वजह से पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा। तो कमज़ोर होने की वजह से पीछे के जो पैर हैं उसमें हल्के हल्के लकवे जैसे जैसे डगमगा के चलता है, या पर पशु टाइम पर उस पैरों को झेल नहीं पाता, पशु निरंतर रूप से चल नहीं पाता, तो इन सब कंडीशन में पशु के पिछले पैरों में जो है जो पैरालिसिस जैसी कंडीशन अपने को दिखाई देती है। तो ये था अगला लक्षण जिसमें पशु अपन देखते हैं कि पशु पिछले पैरों से लकवे यानी पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी अपने को प्रदर्शित कर रहा है। और एक लास्ट में अपन ये बात करेंगे कि ये लक्षण भी पशु बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि पशु जो पानी पी रहा है या जो गौचारा खा रहा है उसमें बिल्कुल ही अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, खाने में अरुचि कर देगा। और पशु जो पेशाब है वो भी बिल्कुल कम मात्रा में और थोड़ा थोड़ा करेगा और बार बार जोर लगा के गोबर करने की कोशिश करेगा, लेकिन पशु के कॉन्स्टिपेशन यानी की वजह से, कब्ज की वजह से पशु गोबर को बाहर नहीं, उत्सर्जन पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाता। तो ये थे सभी प्रकार के लक्षण जिसमें अपन ने पाया कि पशु किस प्रकार से लक्षण यानी प्रकट कर रहा है और किस प्रकार से पशु को जो गोबर है उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पशु कभी कभी उसमें नासमर्थ भी रहता है। तो ये थे लक्षण जिससे अपने को पाया कि इसमें पशु को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हुई है। तो अभी इन्हीं सभी कारणों और लक्षणों के आधार पर पशु का डायग्नोसिस करके, पशु के डायग्नोसिस करने के बाद में अपने को उसका पूर्ण रूप से उसका पशु का उपचार करना है। तो ये थे लक्षण। और अब अपन उपचार में चलेंगे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले वही बात है, पशु को हिस्ट्री लेंगे पशुपालक से कि इसको कब से ये समस्या पैदा हुई है, और समस्या पैदा हुई है तो उसके बाद में आपने किस प्रकार से इसका इलाज करवाया या इलाज करवाया है या किसी नहीं करवाया। दूसरा कारण, पशु को कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो वो कौन सी चीज़ें जो खाद्य पदार्थ में पशु को देते हैं वो उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। दूसरी बात ये भी करेंगे कि पशु पहले किस गोबर किया था, वो किस प्रकार का गोबर था, टाइट या बिल्कुल मुलायम, तो ये भी अपन पशुपालक से जानेंगे। साथ में अपन ये देखेंगे पशु पानी कितना पी रहा है, पानी को पशु ने पानी टाइम पर पिया है या नहीं पिया, या चारा है जो टाइम पर खाया है नहीं खाया। इन सब चीज़ों के अपन को पशुपालक से पूरी डायग्नोसिस करेंगे और अपन खुद भी एग्जामिनेशन करेंगे गोबर को देख के कि गोबर कैसा कर रहा है, और इन सभी चीज़ों को अपन मद्देनजर रखते हुए अपन उसका उपचार करेंगे। तो ये थे डायग्नोसिस, और अब अपन पशु का उपचार करेंगे। अब अपन बात करेंगे कि पशु का उपचार, जो कॉन्स्टिपेशन का उपचार है वो कैसे करते हैं और किस प्रकार से पशु का उपचार जो ट्रीटमेंट है वो चलाते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान में रखनी है, जो पशु को कॉन्स्टिपेशन का जो कारण है ये, तो उसको अपने को सबसे पहले दूर करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, जिस पशु को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उस पशु को सबसे पहला काम होता है ट्रीटमेंट के अंदर एनीमा देना। एनीमा समझना, एनीमा क्या है। एनीमा क्या होता है कि एनीमा के अंदर साबुन और पानी का जो होता है घोल होता है, साबुन को पानी के अंदर बिल्कुल मसल के, साबुन का जो झाग होते हैं वो पानी के अंदर मिला के कर देना है, और कभी कभी ग्लिसरीन को भी उसके अंदर मिला दे ताकि अंदर
अच्छे से वो जो है लुब्रिकेंट हो जाए, लुब्रिकेंट यानी जो गोबर है वो बिल्कुल चिकना हो जाए, जिसकी वजह से रेक्टम में ज़्यादा नुकसान ना हो। तो सबसे पहले अपने को है एनिमा, यानी कि साबुन, पानी और ग्लिसरीन का आदि का एक घोल बनाना है। बाल्टी या किसी चीज़ के अंदर घोल बना के रेक्टम में सीधा अपने को डालना है। अगर जैसे कभी क्या होता है, अब डॉक्टर जाता है और घोल बना के एक क्यूरेटर में डाल के, क्यूरेटर के सहायता से एक पाइप होती है वो रेक्टम के अंदर रेक्टम में काफ़ी टाइम लंबे आगे तक वो रख देते हैं और वो पानी पूरा उसके अंदर उड़ेल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो गोबर है वो बिल्कुल टाइट है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट के होने के बाद में पानी के साथ साथ में वो गोबर रेक्टम के माध्यम से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है पशु को एनिमा देना। तो एनिमा क्या है? साबुन, पानी और ग्लिसरीन का एक संतृप्त घोल है, जिससे अपन पशु को रेक्टम में सीधा डालते हैं और रेक्टम से जो गोबर है उसको बाहर निकालते हैं। दूसरा कारण दूसरी चीज़ है कि जो प्रेगेटिव जो है दवा है, यानी कि दस्तावर, जो कॉन्स्टिपेशन के रूप में है अंदर, तो वो दस्तावर के रूप में उसको बाहर निकालेगा। तो सबसे पहला है तो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडा बाइकार्ब, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कब्ज के मामले में सबसे रामबाण साबित हुई है। यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडा बाइकार्ब का जो पुड़ी है, यानी जो क्रिस्टल्स है, उनका अपने को पानी के अंदर घोलना है। पानी के अंदर घोल के उसको या तो पशु को पिलाना है और पिलाने के साथ साथ में अपने रेक्टम में भी डालना है। होता क्या है, 250 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 250 ग्राम सोडा बाइकार्ब के पाउच को लेके एक दोनों को मिक्स करके घोलना है और घोलने के बाद में पशु को पिला देना है, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी टूट जाएगा। और थोड़ा बहुत बचने के बाद में पशु के रेक्टम में सीधा डाल देते हैं, जिसकी वजह से गोबर का जो कठोरता है वो बाहर टूट के बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने चीज़ें बात है। और पशु को बहुत ज़्यादा पानी भी पिलाना है। और उसी के साथ में अपने को पशु को लिक्विड पैराफिन, जो 500 ml लिक्विड पैराफिन है, वो भी पशु को पिलाना है, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों का मिश्रण होने के साथ साथ में पशु को गोबर को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और अपने को पशु को सबसे पहले डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसकी वजह से, या पशु का जो कॉन्स्टिपेशन है इसको दूर करने के लिए सबसे पहले को अपने को पशु को फ्लूइड थेरेपी भी जरूर चढ़ाना है। यानी कि जो फ्लूइड थेरेपी मतलब जो RS है, NS है, यानी कि नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, DNS है, रिंटोस है, इन सब चीज़ों को 100 ml IV इंट्रामस्कुलर से पशु को चढ़ाना है, जिससे ये कॉन्स्टिपेशन दूर हो, डिहाइड्रेशन दूर हो। और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन आते हैं, एम्पुल आते हैं सोडा बाइकार्ब के, वो भी 25-25 ml के एम्पुल होते हैं। वो 4 एम्पुल जो RS या NS दे रहे हैं उसके अंदर अपने को और IV रूट से चढ़ाना है। यानी कि सोडा बाइकार्ब के 4 एम्पुल IV रूट से पशु को चढ़ाना है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाए और पशु गोबर को आसानी से बाहर निकाल सकता है। और ये थे ट्रीटमेंट जिससे अपने को पशु को इससे राहत दिला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हानि की जैसी बात नहीं है। सबसे पहले अपने को एनिमा लगाना है, उसके बाद में परगेटिव ड्रग्स देनी है, उसके साथ में लिक्विड पैराफिन भी पिलाते हैं और साथ साथ में फ्लूइड थेरेपी भी चढ़ाता है, जिसमें फ्लूइड थेरेपी में सोडा बाइकार्ब के एम्पुल्स होते हैं, वो एम्पुल्स भी अपने को शामिल करना है। 4 एम्पुल जिसमें यानी कि 100 ml सोडा बाइकार्ब का IV रूट से भी अपने को चढ़ाना है। हमेशा जाना है मैग्नीशियम सल्फेट का कभी भी घोल कभी भी IV नहीं चढ़ता। अगर IV चढ़ा दिया तो पशु की मृत्यु तुरंत हो जाएगी, उसको नहीं चढ़ाएं। केवल सोडा बाइकार्ब है उसी को ही IV फ्लूइड चढ़ाना है। तो ये था कॉन्स्टिपेशन का उपचार। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में अपन ने समझा कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, तो इस चीज़ के बारे में अपन ने पूर्ण रूप से जानकारी ली, उपचार किया। अब अपन विदा लेंगे अगले टॉपिक के लिए। जय सिया राम, जय भारत।